तो सर आज हम शुरू करेंगे आपका बचपन से लेके आपका एक आज तक की जर्नी। मुझे राजनीति चूज करनी है, ये कारण है। जैसा मैंने कहा कि मेरे पिताजी समाज सेवा में लगातार जनता की सेवा कर रहे थे। एक पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपके पिताजी को आपने पहले कॉल किया, उस टाइम भी डिस्कस किया आपकी लाइफ में आपके फादर साहब की जर्नी क्या थी, उन्होंने उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको। संकट की घड़ियां भी राजनीति में आती हैं, दुख की घड़ियां भी आती हैं। उस सारी परिस्थितियों में परिवार ने सपोर्ट किया। उस साल पहले एक न्यूज फ्लैश करी कि आपकी डिलेड ग्रेजुएशन होने लगी, कि आप ग्रेजुएशन 2010 में कंप्लीट करें। मेरे परिवार का कोई सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। छात्र राजनीति या स्टेट लेवल राजनीति में जब हम जाते हैं तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि जो डिफरेंस है दोनों राजनीति में, या दोनों फील्ड में डिफरेंस है बेसिकली। लेकिन जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो यहाँ के दाव पेच अलग हो जाते हैं। लोगों से झूठ ना बोलूं, ठगू ना। मैंने आपको वो किया फॉर एग्जाम्पल, बट आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप सत्यता के साथ चलते हैं स्टिल यू कैन राजनीति में आप ग्रो कर सकते हैं। हमको जनता से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और जो बात हो सके उसको कह दें, हाँ कर दे, जो नहीं हो सकता उसको मना कर दे। कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा से आपको आज 8 साल हो गए एमएलए बने हुए। आज आपको क्या लगता है जो पहले सुंदरनगर था अभी वो सुंदरनगर में कितना बदलाव है? मौजूदा समय में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके बहुत करीब है? आज आप हिमाचल टूरिज्म को कहाँ पे, कौन से लेवल में आज आप ब्रीफ करेंगे हमें कि कौन से लेवल में आज हिमाचल टूरिज्म है? आपने मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे तानाशाह उनके स्टेट किया था, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? आज हिमाचल के अंदर बेरोजगारी और नशा काफ़ी हद तक फैल गया, बहुत हद तक या काफ़ी फैल गया। सर आपकी लाइफ में कभी ऐसे 8 सालों के बीच में ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा कि नहीं यार मैं अब राजनीति छोड़ के वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी जीता हूँ? नमस्कार, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 7 द टू टॉक्स अनफिल्टर्ड में। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक गलियारों के एक उभरते चेहरे राकेश जम्वाल जी, जो कि सुंदरनगर विधानसभा से आते हैं। उनके साथ हमने आज ऐसे मुद्दों में बात की, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द डे, मिस्टर जम्वाल। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। फर्स्टली थैंक यू, आपने टाइम दिया हमें। आपके बिजी स्केड्यूल से आपका विधानसभा सत्र चल रहा था, उसके बाद आपने टाइम निकाला। तो सर आज हम शुरू करेंगे आपका बचपन से लेके आपका एक आज तक की जर्नी। आपने अपनी स्टडी कहाँ शुरू की, आपका बचपन कैसा था, आप कौन सी फैमिली से आते हैं, एंड आप ये राजनीति जो आज आपने एक टैग लगाया हुआ है, एक विधायक, इतना अपना सुंदरनगर का विधायक आप आज के टाइम पे चल रहे हैं, ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई और आज तक की ये जर्नी आपकी कैसे चल रही है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? मेरा जन्म एक साधारण परिवार में, मेरे पिता एक्स सर्विसमैन, एक्स आर्मी, और उसके बाद एक किसान का बेटा हूँ। और बचपन मेरा सुंदरनगर में ही बीता, पढ़ाई वहीं हुई, प्राथमिक, हायर। बचपन से ही घर में देखते थे मेरे पिताजी फौज में थोड़ा समय उन्होंने वहां लगाया, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, जिसका अनुभव वो हमको बताते थे। और फौज से जब वापस आए, क्योंकि परिवार की परिस्थिति ऐसी थी, मेरे दादाजी ने बार बार यहाँ से पत्र लिख के, तार करके फौज के अधिकारियों से कहा कि मेरे बेटे को वापस भेज दो, यहाँ घर में जरूरत है। और उसके पश्चात जब पिताजी घर आए तो उन्होंने समाज सेवा को चुना, और छोटी उम्र में वहां पर नगर परिषद का चुनाव लड़के काउंसलर वहां पर बन गए। मेरा अपना गांव पुंग, जो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का गांव है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और विभिन्न जातियों के लोग वहां पर उस गांव में रहते हैं, लेकिन पूरे गांव को एक सूत्र में पिरोने का काम मेरे पिताजी ने वहां पर किया। सारा गांव एकजुट होकर, कोई भी समस्या आती थी, कुछ सामाजिक कार्य करने होते थे तो सब लोग मिलकर काम करते थे। मैंने बचपन से ही घर में लोगों का आना जाना और पिताजी को पूरा समय लोगों को समर्पित होकर उनकी सेवा करना, वो मैंने अपने घर में देखा। और उसी दौरान हमारे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, बड़े अधिकारी भी आते थे, क्योंकि इसी विचारधारा से जुड़ा हुआ हमारा परिवार। और घर में इन सब बातों को देखते हुए हमें भी प्रेरणा मिली कि हमको राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना चाहिए। और छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया। और पढ़ाई के साथ साथ जब भी कोई सामाजिक कार्य या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो गतिविधियां रहती है उनमें शाखा में जाना, ये सारा क्रम छोटी उम्र में शुरू हो गया। उसके पश्चात महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय में जब पढ़ाई शुरू की तो वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया, उन दिनों सरदार पृथ्वीपाल सिंह जी मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत भी हैं। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत के अध्यक्ष थे और उनके साथ साथ आदरणीय महेंद्र पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के संगठन मंत्री भी रहे, आजकल केंद्र में कार्यालय के प्रभारी हैं। उसमें वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के थे। विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के पश्चात वो पूरा जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए घर बार छोड़कर अपना समय लगा रहे थे और उनका घर में आना जाना, फिर विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और काफी समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम किया। इकाई अध्यक्ष रहा, प्रदेश में अनेकों जिम्मेवारियां मिली और कुछ समय के लिए विस्तारक के नाते भी मैं कुल्लू में मैंने काम किया और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय मैंने किया और युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री ऐसी जिम्मेवारी सबसे पहले मुझे 1997 में पार्टी ने दी। स्वर्गीय दिलेराम जी पार्टी के जिला के अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री, नाचन विधानसभा क्षेत्र के अनेकों बार विधायक रहे। वो पिताजी के दोस्त भी थे, सहपाठी भी थे और एक ही दल में इकट्ठे काम भी करते थे। तो छोटी आयु में मुझे युवा मोर्चा के जिला महामंत्री की जिम्मेवारी मिली और वो सफर राजनीति का वहीं से शुरू हुआ। युवा मोर्चा के मैंने विभिन्न दायित्व निभाए, जिला का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। केंद्र में जब धर्मेंद्र प्रधान जी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी टीम में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। 2007 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पार्टी ने दिया। उसमें पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे और लगातार पार्टी में काम करते हुए युवा मोर्चा के विभिन्न दायित्व निभाए। उसके बाद पार्टी ने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया, पार्टी का 2 बार जिला का अध्यक्ष रहा, पार्टी का प्रदेश का महामंत्री रहा, मुख्य प्रवक्ता रहा। इसी प्रकार से पार्टी में काम करने का सिलसिला चला और 2007 में जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैंने पूरे प्रदेश भर में युवाओं को इकट्ठा करके, प्रदेश में उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। एक बहुत बड़ी रैली 2007 में मंडी में, गर्जना रैली जिसका नाम दिया गया, आदरणीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उसमें उस रैली को संबोधित किया और उसी समय मैंने पार्टी में सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पार्टी में इच्छा जाहिर की। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तो इस बात को लेकर सहमत भी था कि युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष को सुंदरनगर से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन राजनीति में अनेकों प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है और 2007 में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। प्रदेश के अध्यक्ष जैसा मैंने कहा जयराम ठाकुर जी थे, प्रोफेसर धूमल जी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, भावी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी लगा, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लगा और मुझे उसमें कहा गया कि आपको मंडी सीट, जहां से पंडित सुखराम जी की जो धरती है, वहां से पार्टी ने कहा कि 7 टिकट अभी होल्ड की हैं, उसमें से मंडी भी एक है, आपको मंडी से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। मुझे याद है मैं भी उस दिन दिल्ली था, फैसला होना था और पार्टी का नेतृत्व लगभग इस बात पर सहमत था कि मुझे मंडी से चुनाव मैदान में उतारा जाए। मैंने घर में फोन किया और अपने पिताजी से फोन पर बात की कि मुझे सुंदरनगर से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे कहा गया कि आपको मंडी से चुनाव मैदान में उतारेंगे। तो मुझे पिताजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव लड़ना आपका कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, आप समाज सेवा करना चाहते हैं और जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में अगर पार्टी आपको अलाउ करती है तो लड़ें, अन्यथा पार्टी को मना करें और कहें कि मैं कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा, चुनाव लड़ना ही सब कुछ नहीं है। और मैंने पार्टी को अपना निर्णय सुना दिया कि मैं चुनाव मंडी से नहीं लड़ूंगा, सुंदरनगर से लड़ना था, लेकिन पार्टी ने नहीं दिया तो मैं पार्टी का काम करूंगा। और 2007 में मैंने पार्टी का काम किया। सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बन गई, प्रोफेसर धूमल उसमें मुख्यमंत्री बन गए। उसमें मुझे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया और 2012 का जब चुनाव आया तो मैंने फिर से अपनी दावेदारी जताई और पार्टी ने 2012 में मुझे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया। लेकिन परिस्थितियों का निर्माण ऐसा वहां पर हो गया कि पूर्व में जो वर्षों से पार्टी जिनको वहां से चुनाव लड़ा रही थी, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों चुनाव लड़े, पार्टी का विभाजन हो गया, 2 भागों में पार्टी बट गई और कांग्रेस उसमें जीत गई। चुनाव लड़ने के पश्चात 2012 से लेकर मैंने लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा और कुछ नहीं देखा। मैं अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ा रहा, उनकी समस्याओं को उठाना, सरकार के समक्ष उनके दुख सुख में सम्मिलित होना, ये लगातार 5 वर्ष मैंने मेहनत की और 2017 में फिर से पार्टी ने मुझे सुंदरनगर से चुनाव मैदान में उतारा और 2017 में मैं 9,000 से ज्यादा 93 से कुछ वोटों से मैं उसमें चुनाव जीता। सरकार हिमाचल में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बनी। जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मंडी को ये सौभाग्य हिमाचल के गठन के पश्चात पहली बार प्राप्त हुआ। मंडी हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला और
मंडी की जनता की इच्छा भी थी कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री हो लिए, सिरमौर से हो गए, शिमला से हो गए, हमीरपुर से हो गए, तो मंडी हिमाचल की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला जिला है, यहाँ से भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा अवसर 1993 में एक बार आया था जब पंडित सुखराम जी उसमें विधायक थे और मंडी जिला से 10 में से शायद 9 विधायक कांग्रेस पार्टी के उसमें जीते थे, लेकिन मंडी के ही नेताओं ने टांगे खींची और मंडी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं उसका। लेकिन 2017 में परिणाम ऐसे आए और परिस्थितियां ऐसी बनी, प्रोफेसर धूमल जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संभावित मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया था वो चुनाव हार गए, जिस कारण से मंडी जिला से जयराम ठाकुर जी को अवसर मिला। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बन गए। सुंदरनगर की जनता को बहुत सी उम्मीदें सरकार से और मुझसे थी कि एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला है। हमें भी लगता था कि हम पहली बार चुनकर आए हैं, पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन लंबा राजनीति का सफर जिसमें युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के विभिन्न दायित्वों को देखते हुए मैंने उस सफर में 5 साल ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति शिमला अपने व्यक्तिगत कार्य से या सार्वजनिक काम के लिए कभी शिमला मिलने के लिए नहीं आता था। उसका कारण मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को मिलता था, वहीं सारी समस्याएं सुनता था, उनके व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम को, डेवलपमेंट का काम, और शिमला में आकर सरकार से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से उन कार्यों को पूरा करवाने का काम करता था। 5 साल लगातार काम किया, सुंदरनगर में नए नए आयाम भी स्थापित किए। 2017 में जब विधायक बना, हमारी एक सलापड़ तत्तापानी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क जिसका जिक्र हम बरसों से सुनते थे, लेकिन वो कभी पूरी हो पाएगी ये संभव नहीं होता था। सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली गया, उसमें हमारे मंडी से सांसद स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी वो भी साथ थे। नितिन गडकरी जी से मिले और फैसला उस सड़क का होना था क्योंकि हाई कोर्ट भी उसमें इंटरवीन कर रहा था। जब वहां पर नितिन गडकरी जी से विषय रखा और मुख्यमंत्री से कहा, मैंने कहा आप इस सड़क की मंजूरी करवाएं, तो नितिन गडकरी जी ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश के लिए सीआरएफ में 400 करोड़ रुपए दूंगा, एक ही सड़क के लिए, एक विधायक के लिए आप 219 करोड़ दे देंगे, तो बाकी प्रदेश का क्या होगा। मुख्यमंत्री जी भी थोड़ी देर सोचने लगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी ने भी कहा कि यह सड़क मात्र एक विधानसभा की नहीं है, ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ऑल वेदर सड़क है और हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र तत्तापानी, उसको जोड़ने वाली ये सड़क है। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ ये साथ लगता बिलासपुर, साथ लगता हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट, साथ लगता शिमला और करसोग विधानसभा क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र के लिए जो है बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है। और मुझे खुशी है कि 2018 में ही सड़क की मंजूरी हमको मिल गई और उस सड़क का निर्माण कार्य आज तेजी से चला है और बहुत जल्दी वो सड़क बनकर जो है वो तैयार हो जाएगी। 5 वर्ष अपने शहर में क्या अच्छा हो उसके, क्या नया हो उसके, इसको लेकर चाहे वो बिजली की बात थी, चाहे पानी की बात थी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, हर मुद्दे को मैंने अपने सरकार के समक्ष उठाने का और उस काम को पूरा करने का काम किया। कर्मचारी वर्ग सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार राहत महसूस कर रहा था कि किसी कर्मचारी को पार्टी, जाति और दल के हिसाब से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा था और कर्मचारियों में एक अच्छा उत्साह था। उसी का परिणाम हुआ कि 2022 का जब चुनाव आया, पूरे प्रदेश में दिल्ली तक ये चर्चा थी कि सुंदरनगर की सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जिस व्यक्ति ने 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े हों, 6 बार विधायक, 2-3 बार मंत्री रहे, उनके सुपुत्र वहां से बागी चुनाव लड़ रहे थे। फिर लग रहा था कि 2012 की तरह परिस्थितियों का निर्माण होगा, भारतीय जनता पार्टी का वर्टिकल डिवीजन होगा और कांग्रेस फिर से जीतेगी। लेकिन जिस प्रकार से, जिस लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की थी, उसका परिणाम आया और 2022 का जिस दिन रिजल्ट निकला, देश का पहला परिणाम सुंदरनगर का आया, क्योंकि उस दिन गुजरात के भी परिणाम आ रहे थे, हिमाचल के भी थे और देश के अन्य कोनों से भी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे। 11:10 पर मुझे डिक्लेयर कर दिया गया और सर्टिफिकेट मैंने जो है वहां पर ले लिया और 8,125 वोटों से फिर दूसरा चुनाव मैंने सुंदरनगर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से जीता और दूसरी बार चुनकर सुंदरनगर के सेवक के रूप में आज अपने क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहा हूं। और मुझे फक्र भी है कि मैंने जिस प्रकार से 5 वर्ष काम किया था उसका परिणाम, हिमाचल में ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ओपीएस मुद्दा नहीं था। मेरे क्षेत्र के कर्मचारियों ने ओपीएस से हटकर मुझे सहयोग किया। मेरे क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, अधिकतर पोलिंग बूथों में मुझे जीत हासिल हुई और मैं सुंदरनगर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके आशीर्वाद से आज मैं फिर से सुंदरनगर का विधायक, सुंदरनगर का सेवक हूं और ये सफर आज जारी है और मैं लगातार विपक्ष में रहते हुए भी अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा के अंदर, सरकार के पास,
हर मुद्दे को, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो अन्य मुद्दा हो, हर मुद्दे को मैं विधानसभा के अंदर भी उठाता हूँ और अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान करवाने का भी प्रयास करता हूँ। सर, आपके राजनीतिक सफर में आपके माता पिता का योगदान किस तरह से आपका पहली बार नोटिफिकेशन आई अपने दिमाग में कि यार मेरे को राजनीति की तरफ जाना है, जबकि आपने बताया कि आप काफी समय राजनीति के साथ रहे, बट एक वो होता है इंस्पिरेशनल एंगल होता है बंदे का कि यार मुझे राजनीति चूज करनी है या ये कारण है, तो वो आपको क्या लगता है कि माता पिता की तरफ से आया या आपका खुद का इंस्पिरेशन था या आपका खुद का डिसीजन था कि राजनीति को मैं एज अ करियर चूज करूं? जैसा मैंने कहा कि मेरे पिताजी समाज सेवा में लगातार जनता की सेवा कर रहे थे, मैं देखता था कि बहुत सी समस्याएं ऐसी होती थी जो विधायक के स्तर पर होती थी और उन समस्याओं का समाधान वो नहीं करवा पाते थे। जो उनके स्तर की समस्याएं होती थी उनका समाधान वो लोकल स्तर पर वो करवाते थे, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी आती थी तो मुझे लगता था कि विधायक के नाते अपने क्षेत्र की जनता की जो सेवा की जा सकती है मुझे वो करना चाहिए, और इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूं। और मैंने पार्टी से आग्रह किया, फैसला पार्टी करती है, यहाँ पर व्यक्ति और परिवार तय नहीं करते हमारी पार्टी में, हमारा फैसला भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रदेश का नेतृत्व करता है, केंद्र का नेतृत्व करता है। मैंने अपनी इच्छा पार्टी के नेतृत्व के समक्ष रखी और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उसको, केंद्रीय नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया और मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो वो संभव नहीं होता। ये फैसला पार्टी अपने विवेक से, सर्वे के आधार पर, उसकी समर्पण के आधार पर पार्टी करती है और ये फैसला पार्टी का फैसला था, जिस फैसले को मैंने पार्टी के आदेशों को माना और चुनाव वहां से लड़ा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था परिवार को लेके। आपके फादर साहब, आपके पिताजी, जितना मैं आपके थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपके पिताजी को आपने पहले कॉल किया, उस टाइम भी डिस्कस किया जब उन्होंने लेटर लिखे, उन्होंने आपको बुलाया। आपकी लाइफ में, हर एक बच्चे की लाइफ में एक अपने पेरेंट्स का योगदान होता है कुछ ना कुछ। आपकी लाइफ में आपके फादर साहब की जर्नी क्या थी, उन्होंने उनसे क्या इंस्पिरेशन मिली आपको, तो उसके बाद आज आप उनको किन किन जगहों में मिस करते हो और कैसे कैसे मिस करते हो, एंड उनकी जो जर्नी थी आपकी लाइफ में कितना रोल था, आपको लगता है कि डैडी उनकी रोल लाइफ का आपकी लाइफ में? राजनीति में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी ज्वाइंट फैमिली, मेरे ताया जी, मेरी ताई जी, उनका परिवार, हमारा परिवार, मेरी दादी जी, हम सब परिवार जो इकट्ठा रहते थे, एक ज्वाइंट फैमिली। और उस परिवार में किस प्रकार से राजनीतिक व्यक्ति को एडजस्ट करना, परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे को कभी मेरे पिताजी ने, परिवार ने, संकट की घड़ियां भी राजनीति में आती हैं, दुख की घड़ियां भी आती हैं, उस सारी परिस्थितियों में परिवार ने सपोर्ट किया। और परिवार की सपोर्ट जब होती है तो व्यक्ति घर से जब उस सपोर्ट के साथ निकलता है तो स्वाभाविक तौर पर फील्ड में भी उसको उसका लाभ मिलता है। तो मुझे परिवार की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे अब धर्मपत्नी की मैं बात करूं, बच्चों की मैं बात करूं, हमेशा परिवार की ओर से सपोर्ट मिला और जिसके कारण मैं अपने क्षेत्र की जनता की सेवा ईमानदारी से कर सका। तो अभी आपको लगता है आप कौन कौन से स्टेज में, कौन कौन से स्टेप में आपको लगता है कि मेरे पास आज मेरे पिताजी होते तो मैं डिस्कस करता हूँ पॉइंट, आप कहाँ कहाँ उनको मिस करते हो, कौन कौन से पॉइंट्स में, या माइट भी आप शायद 24 घंटे भी उनको मिस करते हो, कौन कौन सी, कब कब आपको कुछ ऐसे आपकी लाइफ के कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप उनको मिस करते हो? मैं शाम को अपने क्षेत्र से काम करके जब भी घर पहुंचता था तो सबसे पहले पिताजी को मिलने की इच्छा रहती थी। बहुत देर ना हो तो मैं 10 बजे से पहले जब भी घर पहुंचता था तो उनसे मिलता था। उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको अपने दिनचर्या के बारे में अवगत करवाना, उनका एक टेस्ट इंटरेस्ट भी राजनीति का था। पूछते थे आज दिन में क्या किया, कहाँ गए, किससे मिले, क्या कार्यक्रम था, वो सारी जानकारी भी देता था। मेरे लिए मेरे पिताजी बड़े प्रेरणा के भी स्रोत, और उनसे बहुत प्रेरणा मुझे हमेशा मिलती रही है। उनकी कमी मेरे जीवन में कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो व्यक्तिगत मेरा जीवन हो, चाहे वो मेरा राजनीतिक सफर हो, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट मिलता रहा है। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 2007 में जब मंडी की बात आई तो उन्होंने मना किया। 2012 में जब चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हार के बाद ही जीत है। आपने चुनाव लड़ा, पार्टी ने आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा, कार्यकर्ता सब साथ लगे और कार्यकर्ताओं ने जब साथ दिया उसी का परिणाम था कि चर्चा ये थी कि हम 2012 में जमानत जब्त जो है पार्टी की हो जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां पर मेहनत की और मेरे पिताजी की भी योजना सारी उसमें रहती थी, तो मैं 2012 के चुनावों में भी 40 वर्ष का जिनका कैरियर था उनके मुकाबले में हमारे लगभग बराबर वोट दोनों को मिले। और पिताजी की कमी तो स्वाभाविक एक बेटे के लिए हमेशा रहेगी, लेकिन ये भी सत्य है कि संसार में जो आया है उनको जाना है।
लेकिन मैं हमेशा अपने पिताजी को याद करता रहूंगा और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। उनकी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रहेगी। सर रिसेंटली तो नहीं, कुछ साल पहले एक न्यूज फ्लैश करी कि आपकी डिलेड ग्रेजुएशन को लेके, कि आपकी ग्रेजुएशन 2010 में कंप्लीट करी। अगर आप चूज करें उसके बारे में कुछ बताना, वो न्यूज फ्लैश हुई, मार्केटेड हुई वो न्यूज, उस बारे में आपकी क्या? स्वाभाविक तौर पर मैं बड़ा फर्स्ट भी हूँ राजनीति में। मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में कॉलेज में काम करना शुरू किया, MLSM कॉलेज में हम लोग चुनाव अपने पेपर की तैयारी करते थे, तो हम लोगों के रोल नंबर दिलाने के लिए और बाकी काम करते रहते थे। और कॉलेज में मैंने 3 वर्ष काम किया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी नहीं उसमें कर पाया। लेकिन उसके बाद मैंने 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी की। तो उसमें सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी बात जनता से छुपती नहीं है। हम जब भी नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसमें हमारी संपत्ति से लेकर एजुकेशन से लेकर एक एक चीज की डिटेल उसमें रहती है, तो उसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन कॉलेज में मैं पढ़ा, 3 साल मैंने पढ़ाई की और BA1 की मेरी कंपार्टमेंट आई, फिर मैं सेकंड में आ गया, फिर लेकिन रिवर्स लगा। ये सारी घटनाएं हुई। और छात्र जीवन में जब हम काम करते थे तो कभी ऐसा कैरियर की तरफ ऐसा ध्यान नहीं गया कि मुझे अपने कैरियर के लिए पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना है। लेकिन मैंने हमेशा उसमें भी छात्र हितों के लिए काम किया और एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उसमें मैं लगातार काम करता रहा। सर मेरी क्वेश्चन था आपको राजनीति को लेके। जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी भी राजनीति कुछ समय के लिए राजनीति में थे, आगे आप राजनीति में आए, तो मोस्टली रहता है जैसे आगे जाके आपकी फैमिली, फॉर एग्जांपल आपका बेटे को लेके, अपने बेटे को लेके क्या प्लान है? आप उनको भी राजनीति में लेके आने के प्लान कर रहे हैं या कुछ अलग बिजनेस में लेके? मेरे परिवार का कोई सदस्य एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। मेरी धर्मपत्नी टीचर के नाते सेवाएं दे रही है, वो ITI में मैथ की टीचर है। मेरे बड़े भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, भाभी मेरी टीचर है, छोटा भाई मेरा प्राइवेट अपना कारोबार करता है, उसकी धर्मपत्नी भी नौकरी करती है, प्राइवेट जॉब करती है, और मेरा बेटा पुणे सिम्बोइसी से ऑनर्स में लॉ कर रहा है। क्या उसका 4th ईयर वहां पर अभी चल रहा है। लेकिन दूर दूर तक भी ना मेरी कोई योजना है ना बेटे की कोई योजना है कि हम कहीं राजनीति अपने बच्चे को करवाएं। उसमें ये नहीं है कि राजनीति कोई बुरी चीज है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है। वो लॉ के पश्चात कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहता है। तो बच्चे का अपना कैरियर, हमने कभी नहीं कहा कि आप कॉमर्स पढ़ो, हमने कभी नहीं कहा कि आप लॉ करिए। वो सारा निर्णय बच्चे का अपने कैरियर के लिए है, और जो भी उसका निर्णय होगा स्वाभाविक तौर पर वो अपने जीवन को जिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करे। छात्र राजनीति और भाजपा की टिकट पे पहली बार जो अपने वोट मतलब इलेक्शन फाइट किया, उसपे क्या डिफरेंस आपने महसूस किया है? छात्र राजनीति आपने कर, आप स्टेट लेवल पे जब आप गए पहली बार, तो उसमें कोई डिफरेंस आपने महसूस किया? डिफरेंस होता है जब छात्र राजनीति या स्टेट लेवल राजनीति में जब जाते हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगा कि जो डिफरेंस है दोनों राजनीति में, या दोनों फील्ड में डिफरेंस है बेसिकली? जब हम छात्र राजनीति में थे तब उसमें शायद ऐसा मन में नहीं था कि कभी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से विचारधारा से जुड़ना हुआ, उसके पश्चात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। उसमें कहीं मन में नहीं था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। निस्वार्थ भाव से काम छात्र नेता के रूप में करते थे और स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर, कैंपस के मुद्दों को लेकर समय समय पर आंदोलन करना, काम करना, ये उसमें करते थे। लेकिन जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो यहाँ के दाव पेच अलग हो जाते हैं, और स्वाभाविक तौर पर एक जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की एक्सपेक्टेशन भी रहती है। लेकिन मैंने एक निर्णय किया है कि मैं लोगों से झूठ ना बोलूं, ठगू ना। ट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए सत्य तरीके से राजनीति कर सकते हैं, वो अपने सपने दिखाना या वोटर के साथ उस तरह से, क्योंकि वोटर तो आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो तो कुछ भी आपके पास रैंडम आ जाएगा, मैंने आपको वोट दिया फॉर एग्जांपल। बट आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप सत्यता के साथ चलते हैं, स्टिल यू कैन, राजनीति में आप ग्रो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़े समय के लिए लोगों को बुरा जरूर लगता है। आज वर्तमान के युग में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। बहुत से नौजवान आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन बोर्ड में हमारा इंटरव्यू है, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। मैं स्पष्ट तौर पर उनको कहता हूं कि क्लास 3 और 4 की पर्सनल इंटरव्यू बंद है, भारत सरकार ने बंद कर दी है, और वहां पर सिर्फ इवैल्यूएशन होगा। आपने जो अपना रिटर्न टेस्ट दिया है उसकी मेरिट और प्लस आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका कंपाइल करेंगे और आपके सर्टिफिकेट चेक करके आपको उनका नाम पता नोट करके मैं उनको कहूं कि मैं आपकी सिलेक्शन करवाऊंगा, और कल को रिजल्ट आता है और उनकी सिलेक्शन ना हो तो वो MLA को दोष देते। मेरे पास कोई भी व्यक्ति
क्लास 3 क्लास 4 के इंटरव्यू के लिए आता है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि कोई इंटरव्यू नहीं होता भैया वहां पर। कोई 3 नंबर 5 नंबर 10 नंबर कहीं इंटरव्यू के नहीं है। वहां इवैल्यूएशन हो रही है सिर्फ। आप जाएंगे, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सिलेक्ट होते हैं तो आप अपनी मेहनत के कारण हो रहे हैं, नहीं होते हैं तो वो मेरिट ऐसे बनेगी जिसके कारण आप नहीं हो सकते। तो आज का युवा इन सारी परिस्थितियों को समझता है। ट्रांसफर के लिए कर्मचारी आता है, हम कहते हैं कि हमने तो आपका डीओ नोट दे दिया। क्लास 4 एम्प्लॉय भी हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं हमने आपका डीओ नोट शिमला में दे दिया। हर व्यक्ति का तालमेल आज शिमला में भी है, सचिवालय में भी है। वो पता कर लेते हैं, वहां कहते हैं कि हमारा तो कोई आपकी चिट्ठी तो वहां पर है नहीं, क्योंकि एमएलए को एक कोड जारी हुआ होता है, उसमें सारी डिटेल पता लग जाती है कि कितनी चिट्ठियां एमएलए की आई है। हमने विधानसभा में कितने प्रश्न पूछे उसका सारा रिकॉर्ड है। मेरे कितने डीओ नोट गए होंगे उसका सारा रिकॉर्ड रहता है। तो आप झूठ बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ट्रांसफर आपने कर दिया तो उसको कह दो कि मैंने करवा दिया, नहीं किया तो बता दो कि मैंने नहीं किया। आप झूठ बोलेंगे तो वो व्यक्ति वो सारी चीजें कंफर्म कर लेता है। तो इन सारी बातों को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर लोग आते हैं, तो आप कह दो कि मेरे पास जो फंड्स जो एमएलए लेड है वो पब्लिक के लिए है, और मैं इतनी मेरे पास गुंजाइश है कि मैं एक पंचायत में इस सड़क के लिए इतना पैसा दे सकता हूँ, इस महिला मंडल भवन के लिए इतना दे सकता हूँ। मैंने अनाउंस कर दिया वहां पर 25 लाख और गया 5 लाख, तो उसका क्या लाभ होगा? या तो आपको एक ही बार चुनाव लड़कर दूसरी बार आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी कर दीजिए। बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं, बहुत से दल ऐसे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहीं पर भी ऐसी झूठी घोषणा, जो मेरी अनाउंसमेंट है, चाहे वो 5 लाख की है चाहे वो 25 लाख की है, फिर वो पूरी होगी। कहीं पर भी झूठी घोषणा नहीं होगी। और मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि एक बार हमारे विधायक ने जिस बात को कह दिया फिर वो बात पूरी होगी, तो उसका मुझे लाभ मिलता है। तो राजनीतिक फ्रेमवर्क काफी चेंज हो गया आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन अब आ गया। अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आपके स्मार्टफोन आ गए, आपका व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इस कारण से ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया। इन सारी चीजों से बहुत सी चीजें अब बदल गई हैं, और अब हम अपने व्यक्तिगत जीवन, हमारा सारा जीवन सार्वजनिक है। हमको जनता से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और जो बात हो सके उसको कह दें, हाँ कर दे, जो नहीं हो सकता उसको मना कर दे। तो मुझे लगता है कि इसके कारण से कहीं दिक्कत नहीं आती। सरकार के दिनों में 5 वर्ष का वो कार्यकाल, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, हम सरकार में थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, तो लोगों को स्वाभाविक लगता था कि सारे काम हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी हम कह देते थे कि ये काम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अब वर्तमान के युग में राजनीति का जो है वो परिदृश्य सारा बदल गया है। कंस्टिट्यूएंसी से, विधानसभा से आपको आज 8 साल हो गए एमएलए बने हुए। आज आपको क्या लगता है, जो पहले सुंदरनगर था, अभी वो सुंदरनगर में कितना बदलाव है? उस कंस्टिट्यूएंसी को कहाँ, क्या लेवल में आप लेके चले गए हो, या क्या डेवलपमेंट उस कंस्टिट्यूएंसी में हो चुकी है? नो डाउट रोड अच्छा, मार्केट काफी चेंज हो गया। मैं खुद 12 साल पहले गया था, तो अभी लास्ट टाइम गया था, काफी चेंजेस हो गए। बट आपको लगता है जो प्रोग्रेस, सक्सेसफुल चीजें आपके हिसाब से होगी, और आगे आपका प्लान है, आप करने वाले हैं, तो आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कौन से बड़े बदलाव लाने वाले हैं या लाए हुए हैं अभी तक? देखिए, डेवलपमेंट, विकास एक निरंतर प्रक्रिया, डेवलपमेंट हमेशा कभी खत्म नहीं होती, निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं एमएलए बना तो सब कुछ सुंदरनगर में मैंने बदल दिया। मेरे से पहले भी लोग विधायक रहे, मेरे से पहले भी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया, बड़े पदों पर रहे, उन्होंने भी काम किया होगा। लेकिन मैंने जिस सोच के साथ 5 वर्षों में सरकार के दौरान जो काम किया, मुझे लगता था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है वो मजबूत होना चाहिए। मेरा सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल, जो मात्र सुंदरनगर का नहीं, सुंदरनगर के साथ साथ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को भी कैटर करता है, और विधानसभा क्षेत्र चाहे वो करसोग हो, चाहे वो नाचन हो, चाहे सरकाघाट का भी कुछ एरिया है, मैंने उसको स्ट्रेंथन करने का काम किया। जयप्रकाश नड्डा जी पिछली बार जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे 12 करोड़ रुपए की राशि अपने सुंदरनगर हॉस्पिटल के लिए, एमसीएच के लिए, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर जो है वो मंजूर करवाया। उसका 12 करोड़ का भव्य भवन वहां पर बनकर तैयार हो गया। जयराम जी मुख्यमंत्री बने तो उनसे 100 से 150 बेडेड जो है अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड कर लिया। उसका कारण मेरे वहां डॉक्टर की स्ट्रेंथ 13 थी, आज जाकर वो 24 हो गई। 10-11 डॉक्टर की स्ट्रेंथ वहां बढ़ गई, पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ गया। हमारे वहां पर डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। रेड क्रॉस के माध्यम से अपनी सरकार के दौरान पीपीपी मोड पर मैंने वहां पर एक राही केयर से टाई अप करके वहां पर डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी। डॉक्टर के रेजिडेंस वहां पर नहीं थे। रात को इमरजेंसी में हमको डॉक्टर की जरूरत है, और नाइट जो है वहां सर्जन की है।
तो मेडिसिन के डॉक्टर का रेजिडेंस जो है वहां से 15 किलोमीटर दूर है, तो वो ऑन कॉल डॉक्टर नहीं आते। मेरे मन में था कि कैंपस के अंदर अगर रेजिडेंस होंगे तो डॉक्टर छुट्टी जाना होगा तो वो अपने इंचार्ज को बता कर जाते हैं, नहीं तो रात को सर्जन की जरूरत पड़ेगी, सर्जन आएगा, मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन गायनी की जरूरत पड़ेगी तो गायनी का डॉक्टर आएगा। लगभग 14 करोड़ की लागत से वहां पर हॉस्पिटल में रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं, जो भवन का काम जहां छोड़ा था वहीं खड़ा है, लेकिन हमने एक कल्पना की थी उसमें। हमारे वहां के दानी सज्जनों ने, क्योंकि एक ऐसा वक्त भी था, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ मैंने नहीं किया, मेरे से पूर्व भी लोगों ने किया। शहर के 2 नामी लोग जिन्होंने एक भवन बनाया था, उस भवन को लोगों ने कहा ये पुराना हो गया, इसको तोड़ देना चाहिए। लाला हरजी और लाला मनीराम जी 2 लोगों ने जो है वो भवन बनाया था। मैंने कहा ये हमारे शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भवन बनाया, हम इसको तोड़ेंगे नहीं। हमने उस पर लगभग 40-50 लाख रुपया खर्च करके उसको रेनोवेट करके फिर नया भवन की तरह खड़ा कर दिया। और इस प्रकार से अपने सिविल हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने का, कि हर गांव में इस प्रकार की सुविधा नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम विधानसभा का एक स्वास्थ्य संस्थान ऐसा हो जिसमें सारी सुविधाएं हो। ऑक्सीजन का महत्व हमको कोविड में समझाया। 1.5 करोड़ का ऑक्सीजन प्लांट वहां पर मैंने स्थापित कर दिया, जो ऑक्सीजन का प्लांट वहां पर चल रहा है। और ऐसी सारी सुविधाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में उस दौरान खड़ी की। सड़कों के जाल को लेकर जो महत्वपूर्ण सड़कें थी उसमें प्रयास किया, लेकिन एकदम आप समझे कि 5 वर्ष के कार्यकाल में सारी सड़कें बन जाएंगी, वैसा भी संभव नहीं था। और दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा इलाका डिहरी का था, वहां पर बच्चे, गरीबी भी है, गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा पढ़ाई नहीं करवा सकते, दूसरे क्षेत्र में नहीं भेज सकते थे। तो मैंने कहा वहां पर कम से कम ITI वहां खुल जाए, क्योंकि सुंदरनगर से 55-60 किलोमीटर मेरा नीरी का केंद्र है। वहां पर एक ITI खोल दी ताकि मैट्रिक के बाद बच्चा वहां पर ITI का 2 साल का डिप्लोमा करके अपना प्राइवेट काम कर सकता है और कोई छोटी मोटी नौकरी भी कर सकता है। एक टर्म में 5 साल के कार्यकाल में ITI की घोषणा हुई, ITI फंक्शनल हुई। ITI के भवन का मैंने शिलान्यास किया 12 करोड़ का, और ITI के भवन का उसका उद्घाटन भी उसी एक समय के कार्यकाल में कर दिया। और ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां मुझे लगता था कि एक्सीडेंट के कारण फर्स्ट एड न मिलने से कोई डेथ होगी, वहां पर प्राथमिक उपचार के लिए PSC हो, ऐसी PSC भी मैंने खोली, लेकिन वर्तमान की सरकार ने वो डीनोटिफाई कर दी। बंदली मेरा एक स्थान ऐसा था जो नीरी से लेकर तत्तापानी के बीच का ये सारा सफर, कोई हेल्थ का कोई संस्थान वहां पर नहीं था। वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसीलिए खोला गया था। मेरे देखते देखते वहां पर 7-8 नौजवानों की ऐसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ, कोई गाड़ी का, जिनको फर्स्ट एड ना मिल पाए। इसलिए वो संस्थान खोला था और उसकी जरूरत भी थी। मैंने विधानसभा के अंदर भी प्रश्न किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बहुत जरूरी है, हम इसको दोबारा से खोल देंगे, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करें, मेरा शहर सुंदरनगर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद है। आज सुंदरनगर सबसे बड़ी नगर परिषद है। वहां पीने के पानी के लिए मैंने 25 करोड़ रुपए की एक स्कीम बनाकर अपने क्षेत्र समय में पूरी तैयार की। ब्यास नदी का जो पानी, जो हमारा BSL प्रोजेक्ट का पानी झील से आता है, उस पानी को वहां से लिफ्ट करके उसी को ट्रीट करके शहर के लोगों को पिलाया जा रहा है। उसको लेकर भी कुछ लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा उसमें बनाया कि ये पानी गंदा पानी है, डेड बॉडीज आती हैं, ये होता है। लेकिन चलता हुआ पानी, बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। और खासकर नदियों का पानी, चाहे नदी ब्यास हो, चाहे सतलुज हो, चाहे गंगा मैया हो, गंगा मैया में भी कितने लोगों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडीज आती हैं, बहुत से नदी नाले मिलते हैं। लेकिन वो योजना बनाकर तैयार की और उसके साथ शहर में अंडरपास बनाना, फुट ओवर ब्रिज बनाना, शहर में पार्किंग का निर्माण करना, शहर के वार्डों में पार्क का निर्माण करना, और सड़क के साथ जो कच्ची जगह होती है, बर्न जिसको बोलते हैं, उसको इंटरलॉक टाइल्स वहां पर डाल के डस्ट फ्री करना। ऐसी सोच के साथ अपने शहर में मैंने काम करने का प्रयास किया। और युवाओं के लिए, युवा जहां रोजगार के लिए युवा आता है, वहीं नशे से हमारा नौजवान दूर रहे, उसको लेकर मैंने एक इंडोर स्टेडियम भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों से मिलकर खेलो इंडिया में एक 12 करोड़ का इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य, जिसका लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। वर्तमान की 3 वर्ष में उसका कार्य रुक गया था, लेकिन अभी फिर से भारत सरकार से पैसा आया था, वो दोबारा से काम चलाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी वो बन जाएगा। एक छत के नीचे हर मौसम में, गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम में हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए वो कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर बनाया गया, इंडोर स्टेडियम। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन सारी बातों का मैं अगर
जिक्र करना शुरू करूंगा तो उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन हर सेक्टर में और हर क्षेत्र में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी का घर का एरिया है, वहां डेवलपमेंट ना हो। मैंने वहां भी सबसे ज्यादा काम करने का प्रयास किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा अपना गांव है, यहाँ सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो। मेरे लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र एक समान है और पूरे क्षेत्र में एक समान विकास करने का काम मैंने किया है। सर, डेटा के हिसाब से अभी तक 70+ आपके क्वेश्चंस हैं विधान से। मौजूदा समय में ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपके बहुत करीब रहा है या करीब है अभी भी, और उस पर आप लगातार काम कर रहे हैं या बार बार आप पूछ रहे हैं उस मुद्दे के बारे में, और उसका क्या स्टेटस है मौजूदा समय में? सलापड़ तत्तापानी एक सड़क मेरे विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत जिसको कहते हैं वो धनियारा है। उनको सुंदरनगर आना पड़े तो लगभग 110-15 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ता है। 5 से 6 घंटे का समय वहां से लास्ट कॉर्नर से चलकर लोग पहले सुबह अपने गांव से पैदल चलते हैं और वहां पहुंचेंगे, फिर बस लेंगे, फिर सुंदरनगर पहुंचेंगे, क्योंकि सुंदरनगर हमारे विधानसभा का सब डिवीजन हेडक्वार्टर भी है और बाजार भी वही है। और दूसरा, कोल डैम के निर्माण के पश्चात जो पानी रोका गया, जो जल भराव हुआ, उससे एक सुंदर झील का निर्माण वहां पर हुआ है। टूरिज्म की दृष्टि से भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट ऐसी वाटर बॉडी है कि जिसका लेवल कभी भी 1-1.5 मीटर से ऊपर नीचे नहीं जाता। आप बिलासपुर में देखेंगे तो एकदम पानी बिल्कुल नीचे चला जाएगा, एकदम ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो एक ऐसी वाटर बॉडी है प्रोजेक्ट के कारण से, सलापड़ कोल डैम से लेकर तत्तापानी तक, उसमें आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट को लेकर अभी हमारे कुछ रूट जो हैं नोटिफाई हुए हैं, उस पर बोट चलती है, लेकिन उसमें फैसिलिटीज नहीं है। कोई हादसा हो जाए अभी तक तो भगवान की कृपा से ऐसा कोई हादसा हो नहीं। मैं स्वयं 2 बार हादसे का शिकार होने से बचा। मैं सुबह सुबह वहां अपने क्षेत्र की ओर लगभग 8 बजे के करीब बोट में जा रहा था तो तूफान आया और तूफान में बोट ने 2 चक्कर ऐसे लगाए, घूमी बोट, और लोग उस वाटर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अपना राशन, अपना सीमेंट, सरिया सब कुछ वहीं से ले जाते हैं। और सबसे बड़ा कि हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र तत्तापानी, संक्रांत के दिन लोग स्नान करने वहां पर जाते हैं, गर्म पानी के चश्मे वहां पर हैं। और जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से भी वो बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है और ऑल वेदर, हर मौसम में चलने वाली वो सड़क है। 219 करोड़ का प्रोजेक्ट भारत सरकार से आया है, लेकिन अभी तक 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो पाया है। वर्तमान की सरकार के समय में सारा काम रुका हुआ है। जितना पैसा खर्च हुआ वो हमारे समय में हुआ। हमने प्रयास किया कि छोटे छोटे उसके टेंडर लगाकर, ताकि अलग अलग कंट्रैक्टर, अलग अलग कंपनी आकर उस काम को करें। अभी सड़क थ्रू हो गई, छोटी गाड़ियां उसमें चली जाती हैं, लेकिन रिस्क बहुत है। जब लोगों को लगता है कि हमको सुविधा होगी तो लोगों ने उसी मार्ग से आना जाना जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन अभी एक लगभग 55 करोड़ रुपए का टेंडर होना है और वो टेंडर अभी पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं कर रहा है। अभी ताजा मेरी अधिकारियों से बात हुई है, जल्दी शायद उस टेंडर को करेंगे। फॉरेस्ट क्लियरेंस उसकी हो चुकी है, एफसीए का केस कंप्लीट है और कुछ पैसा जो है वो डिपॉजिट पीडब्ल्यूडी को जमा करवाना था फॉरेस्ट का, वो भी जमा नहीं हुआ है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, लेकिन ये तो भारत सरकार का सीआरएफ का पैसा है 219 करोड़ रुपया। मैं समय समय पर मॉनिटरिंग भी उसकी करता हूँ और अभी भी मैंने इस बार भी प्रश्न विधानसभा में उसी सड़क को लेकर किया है। देखते हैं उसका क्या जवाब सरकार देती है कि कितना पैसा खर्च हुआ, कब तक टारगेट जो है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टारगेट रखा जाता है कि इस सड़क को कितने समय में आप पूरा करेंगे। कब का टारगेट था और सरकार ने आने वाले समय में इसका टारगेट क्या रखा है, ये सारी डिटेल जो है विधानसभा प्रश्न में भी मुझे मिलेगी। तो ये इस सड़क को मैं समय समय पर मॉनिटर करता हूँ। बाकी जहां तक भवनों के निर्माण है, वो बहुत से भवन ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ के रेजिडेंस हैं, वो भी बन नहीं रहे हैं, अधूरे पड़े हैं। हमारा नीरी का जो सीएससी की बिल्डिंग है उसका निर्माण कार्य रुक गया है। नीरी हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। हमको लगा कि वहां पर रेस्ट हाउस अच्छा बन जाए, उस रेस्ट हाउस का निर्माण कार्य रुक गया। कभी भी कोई अतिथि आए, कभी मिनिस्टर का दौरा हो तो रोकने के लिए कोई वहां पर जगह नहीं थी। तो ऐसे सारे कार्यों की मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। लेकिन विशेष तौर पर ये सड़क का जो मैंने जिक्र किया, ये सड़क मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये सड़क बनकर तैयार हो, ताकि मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र की ये जो धनियारा, हाड़ाबोई, सोजा, ये सारी जो पंचायतें, यहाँ पर आने जाने में भी सुविधा हो, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि ये सड़क बिल्कुल कोल डैम के साथ साथ उस झील के साथ जा रही है और बड़ा मनमोहक नजारा वहां पर है। कल को वहां पर होटल बनेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के अवसर भी वहां पर प्राप्त होंगे। सर,
सर मेरा अगला क्वेश्चन था टूरिज्म को लेके। अभी आप टूरिज्म के बारे में बोल रहे थे। हिमाचल में काफी टूरिस्ट प्लेसेस लाइक शिमला, मनाली, चंबा, लेकिन आज आप हिमाचल टूरिज्म को कहाँ पे, कौन से लेवल में आज आप ब्रीफ करेंगे हमें कि कौन से लेवल में आज हिमाचल टूरिज्म है? मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, हमारे पास और भी काफी चांसेस है हिमाचल टूरिज्म को प्रमोट करने के, पर क्या हम वो लेवल में आज हिमाचल टूरिज्म को प्रमोट कर पा रहे हैं? टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। टूरिज्म से हिमाचल को बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है। पूरी देश में, पूरी दुनिया में हिमाचल की एक तस्वीर लोगों के मन में है, जहां नदियां भी हैं, जहां पहाड़ भी हैं, जहां बर्फ भी है, जहां प्लेन इलाका भी है। ऐसे इवन काफी प्लेसेस है जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बाहर बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्री से ज्यादा खूबसूरत जगह है हमारे पास। उसके लिए सबसे बड़ी चीज कनेक्टिविटी रहती है। हिमाचल में हमारा चंडीगढ़ से जो मनाली का जो 4 लेन का निर्माण, उसका निर्माण हुआ, जिसके कारण से टूरिस्ट की आवाजाही भी काफी बड़ी थी, लेकिन नेचर के आगे किसी का बस नहीं है। अभी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसके कारण से सारा रोड डिस्टर्ब है। आप मंडी से आगे जाएंगे तो कुल्लू की तरफ को, मनाली की तरफ को बहुत बुरा हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां आपदा के ऊपर कोई स्थायी ठोस नीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इस वर्ष आई आपदा और आने वाले 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक ये नहीं जो आएगी। आपदा आ रही है सर, इसमें आप किसको आपको कसूरवार ठहराते हैं? इसमें ये नेचर को, या फिर ये हमारी खुद की आज की, मैं कहता हूँ आज की पार्टी जो हमारी हिमाचल में है, या फिर NHAI कि ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाया, होना चाहिए था बट वो हो नहीं पाई वो चीजें? इसका कसूरवार कौन है? जो हिमाचल में आप देख रहे हैं अभी थुनाग आपके सामने जो हिमाचल में अभी आपदाएं आ रही है, उसका आप कसूरवार किसको ठहराते हैं आप उस चीज के लेकर? नहीं, इसके लिए किसी पार्टी को, किसी दल को, किसी सरकार को दोषी ठहराना जो ये सत्य नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। जब भी आपदा आती है, किसी की पार्टी की सरकार पूछकर, किसी की जाति पूछकर, किसी का धर्म पूछकर नहीं आती है। और जैसा आपने पहला प्रश्न किया था कि टूरिज्म, मुझे लगता है कि टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है। बहुत से ऐसे एरियाज मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, मंडी जिला में है, कांगड़ा में है, कुल्लू में है, जो अभी एक्सप्लोर नहीं है। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है तो उसके कारण थोड़ा नुकसान भी होता ही है। सड़क आएगी तो स्वाभाविक तौर पर पहाड़ कटेंगे, टनल्स बनेंगी, उससे थोड़े समय के लिए नुकसान तो होता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, हाइडल प्रोजेक्ट आएगा, तो वहां से लोगों का विस्थापन होगा, हम पानी को रोकेंगे, यहाँ का पानी वहां ले जाएंगे, टनल से यहाँ का नदी का पानी रोक देते हैं। उसके कारण से ये सारी दिक्कतें तो आती हैं। डेवलपमेंट भी इसमें बहुत बड़ा कारण है, लेकिन डेवलपमेंट को भी हम रोक नहीं सकते। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और कुछ आपदा के लिए हम स्वयं भी जिम्मेवार हैं। नदी नाले के नजदीक जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, होटल बनाते हैं, क्योंकि पानी अपना रास्ता जो है हमेशा वो लेता है, वो देर सवेर जब भी हो वो अपना रास्ता ले ही लेता है। और बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि नदी के किनारे, नाले के किनारे जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और कभी ना कभी वो पानी ज्यादा मात्रा में आता है, तो वो घर, वो होटल, वो दुकानें सारी वो तबाह हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए चिंतन होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई टीम, हिमाचल सरकार, भारत सरकार से बात करके IIT के कोई एक्सपर्ट यहाँ पर आए, कि ये हर वर्ष का सिलसिला हो गया। अब मेरे क्षेत्र में सन 1962 में एक बार बादल फटा था, मतलब 63 साल पहले, तो एक गांव पूरा तबाह हो गया था। उसके बाद हमने कहीं सुना नहीं कि इस प्रकार का बादल फटा। लेकिन अब 2023 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत से लोगों की जानें चली गई। पिछला वर्ष थोड़ा ठीक निकल गया, इस वर्ष फिर वैसा हो गया। और जब हमें पता चल रहा है कि ब्यास नदी आ रही है, और ब्यास नदी कहां तक पहुंचती है, मंडी के पंचवक्तर के मंदिर तक, वहां तक पहुंच गई, सीवरेज लाइन टूट गई, तो हमको पता चल गया कि ब्यास नदी जब ज्यादा आती है तो इसका बहाव जो है वो कहां तक आता है। तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ ना कुछ ठोस नीति बनाए, सरकार निर्णय करे। लेकिन इतना आसान ये सारी बातें नहीं है। आने वाले समय के लिए आप कंस्ट्रक्शन पर बैन कर सकते हैं कि नाले से इतना नजदीक हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, यहां पर हम TCP लागू करेंगे, लेकिन उन चीजों से ये सारी चीजें रुकने वाली नहीं। जो वर्षों से लोग रह रहे हैं, अभी जो आपदा आई उसमें तो ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि जहां पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से कभी पानी नहीं आया था, वहां भी पानी आ गया। तो वहां जिन लोगों ने घर बनाए थे तो उनका तो कोई दोष नहीं है। पहाड़ी पर घर बनाया था, वहां से स्लाइड हो गया। तो इस पर तो मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि अच्छे वैज्ञानिकों की टीम लाकर इसका पूरा अध्ययन जो है वो मात्र हिमाचल में नहीं, साथ लगता हमारा पड़ोसी राज्य जो है उत्तराखंड है, वहां पर भी ऐसी दिक्कत आती है। तो इस पर विचार करना चाहिए कि हिमालयन रेंज के अंतर्गत ये किस प्रकार से आपदाएं आ रही है। अभी तो JNK में भी ऐसी घटनाएं आ गई, तो इस पर फिर क्या
आने वाले समय में किया जा सकता है, किस प्रकार से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और कोई सख्त कानून भी बनाने पड़ेंगे तो उन सख्त कानूनों को भी बनाएंगे, तभी जाके मुझे लगता है कि इन सारी बातों को हम रोक पाएंगे। जैसे हमारा 4 लेन का निर्माण चलता है, उसके साथ साथ लोगों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट बनना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर भी थोड़ी सख्ती जो है सरकार को करनी चाहिए। सर, आपका एक वायरल स्टेटमेंट है, आपने मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में तानाशाह उनको स्टेट किया था, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? कोई रीजन उसका, मतलब आपका कोई स्पेसिफिकेशंस की आपने वो चीज उनके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड क्यों चूज किया? लोकतंत्र में हम लोगों द्वारा लोगों की सेवा के लिए चुने जाते हैं। यहाँ कोई राजा रजवाड़ों का राज नहीं है, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम सबको चाहिए कि हम लोगों की भावनाओं की कदर करें। जो व्यक्ति चुन कर आता है वो किसी भी दल का हो, वो आकर जिस बात को कहता है वो अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बारे में कहता है। जिस दल की सरकार के 1-1.5 साल के अंदर 6 विधायक कांग्रेस उनकी पार्टी को सरकार से नाराज होकर चले जाएं, उससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। और अभी भी जो सरकार के मंत्रियों के व्यक्तिगत कई बार बातचीत से जो झलक आती है, वो अपने विभाग में स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नियंत्रण सारा मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा है। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन मंत्री के पास जो विभाग रहते हैं वो उसके विभाग के प्रमुख के नाते वो व्यक्ति को भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपने डिपार्टमेंट में वो परफॉर्म करे। उसी प्रकार से उनके दल के एमएलएज वो भी परेशान है कि मुख्यमंत्री जी का सीधा फरमान आता है, आदेश आता है, हम लोगों की समस्याओं को लेकर जाते हैं, उसको सुनते नहीं है, मिलने का समय नहीं है, कई दिन तक विधायक मिलने के लिए तरसते हैं। और जिस प्रकार से कर्मचारियों की स्थिति, हिमाचल में कांग्रेस में के सत्ता में आने का बड़ा कारण एक कर्मचारी भी था, क्योंकि ओपीएस की जो घोषणा की थी, और कर्मचारी भी देश का, प्रदेश का नागरिक है, वो अपनी समस्याओं को लेकर समय समय पर आंदोलन भी करते हैं, अपनी बात भी कर्मचारी मीडिया के माध्यम से भी रखते हैं। हर व्यक्ति को आजादी है, लेकिन उन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया जाता है कि सरकार को कोई सलाह नहीं दे सकता, सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी के ऊपर, हमारे पांवटा से विधायक सुखराम चौधरी जी के ऊपर एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ एफआईआर करवा के दबाना चाहते हैं, ताकि वो जनहित के मुद्दों को पार्टी के चीफ के नाते कहीं पर ना बोले, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार से डिक्टेटरशिप, इस प्रकार से तानाशाही से सरकार नहीं चलती है। जहां आपको अपने दल में सबको साथ में लेकर चलना होता है, वहीं अपोजिशन को भी विश्वास में लेना पड़ता है। यहाँ अपोजिशन तो दूर की बात, उनकी अपनी पार्टी के विधायक, अपनी पार्टी के नेता, वो स्वयं कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो भी कहते हैं कि ये तानाशाह मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सुक्खू जी काम कर रहे हैं। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज आप इतने सालों से काफी करीब से राजनीति को तो आप जानते हैं, आप देख रहे हो, आज की पार्टी विपक्ष को लेके आज हिमाचल को आप किस लेवल में देखते हो? आज आपको लगता है हिमाचल बाकी स्टेट के मुताबिक आज हिमाचल कौन से लेवल में आपको लगता है? हिमाचल की जो पिछले सत्ता परिवर्तन जब से हुआ, कांग्रेस की सरकार जब से आई है, जहां लगातार आपदाएं आ रही हैं, वहीं पर सरकार की जो स्थिति है, जैसा मैंने कहा कि इन्होंने लोगों से झूठे वायदे कर लिए, 10 गारंटियां दे दी, नौजवानों को कहा 1 साल में 1 लाख नौकरी, 5 साल में 5 लाख नौकरी, सदन के अंदर मुकर गए। महिलाओं को कहा कि एक घर की 4 महिलाएं होंगी, चारों को 1500 देंगे, पूरे प्रदेश की लाखों महिलाओं को 1500 रुपए महीने का दिया जाएगा, वो झूठ बोल दिया। गोबर खरीदने की बात कही, और भी अनेकों झूठी गारंटियां देकर ये सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के पश्चात वर्तमान की सरकार, मित्रों की सरकार हम मान सकते हैं कि अपने मित्र साथियों को लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो आर्थिक संकट का रोना रोते हैं। पूरे प्रदेश में विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़ गए, कोई नया काम शुरू नहीं हो रहा है। जो पुराने हमारे समय में जो काम चले हुए थे उनको भी रोक दिया गया। 1000 से ज्यादा संस्थान डी नोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए। कारण पूर्व की भाजपा की सरकार ने खोले थे। हमने उदाहरण के साथ उनको कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी एक दिन में 22 कॉलेज की नोटिफिकेशन उन्होंने कर दी, डिग्री कॉलेज 22 एक दिन में खोल दिए थे। भारतीय जनता पार्टी आई, हमने बंद नहीं किए। हमने कहा कि पूर्व की सरकार ने खोले हैं तो हम उन कॉलेजेस को चलाएंगे, उसके भवन का निर्माण करेंगे। सरकार हमेशा कंटिन्यूटी में रहती है,
पार्टियों की सरकारें होती हैं लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। कांग्रेस की सरकार है लेकिन मुख्यमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप पूरे प्रदेश के मुखिया हो गए। लेकिन इन 3.5 वर्षों में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग को ठगने का प्रयास किया गया, हर वर्ग को तंग करने का प्रयास किया गया, हिमाचल के इतिहास में हमने ऐसी सरकार नहीं देखी। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं, बदला बदली की भावना से काम हो रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 6 कांग्रेस के विधायक स्वेच्छा से कांग्रेस को छोड़कर आए, लोकतंत्र में चुनाव फिर से लड़ा, उन्होंने कुछ जीत कर आगे, कुछ रह गए। उनको, उनके परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, पुलिस के माध्यम से मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और वर्तमान की सरकार की ऐसी स्थिति है कि अगले महीने के पश्चात हिमाचल के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन देने का भी ये काम नहीं कर पाएगी। सरकार की ऐसी स्थिति होगी। कर्ज लेने की भी एक सीमा रहती है, वो सीमा भी एग्जॉस्ट हो गई। लेकिन जो कर्ज लिया गया, जो लोन लिया गया, वो सरकार ने किस लिए लिया, हम बार बार इन सारी बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर सरकार की ओर से जो जवाब आता है वो सारी उम्र के लिए रिकॉर्ड रहता है। और हम विधानसभा के अंदर जो प्रश्न काल रहता है वो इसीलिए रहता है कि एग्जैक्ट जानकारी, ठीक फिगर जो है वो सदन के अंदर आते हैं। लेकिन ये हिमाचल की पहली ऐसी सरकार है जो झूठे आंकड़े विधानसभा के अंदर भी देती है। मुख्यमंत्री की स्वयं की स्टेटमेंट, स्वयं की हाउस के अंदर एश्योरेंस, वो भी पूरी नहीं होती है। मुख्यमंत्री कहते कुछ है, करते कुछ है। लोकतंत्र से हिमाचल प्रदेश में जनता का विश्वास उठ रहा है। जिस प्रकार से 2014 से पहले हम देखते थे कि देश में जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ था, भ्रष्टाचार का बोलबाला यूपीए की सरकार के समय में हुआ, केंद्र के मंत्री जेल में गए, देश से, लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया था। 14 में जब से मोदी जी आए तब से लोगों को विश्वास है कि जो 24 में से 18 घंटे देश की जनता के लिए काम करता है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, तब जाके आज लोगों को अपने नेता के ऊपर विश्वास हुआ। मोदी जी ने कहा कि ताली बजाओ तो ताली बजाई, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई, लोग, मोदी जी ने कहा घंटी बजाओ, घंटी बजाई। कारण नेतृत्व के ऊपर देश की जनता को विश्वास है। आज आपदा आई, आपदा में व्यापारी, कर्मचारी, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे मिलकर जो है मुख्यमंत्री को मदद करते हैं सीएम रिलीफ फंड के लिए कि आपदा आई, आप लोगों की मदद करो। लेकिन इस आपदा में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी, कोई आम नागरिक सरकार के पास, सरकार के मुखिया के पास जाकर मदद करने के लिए नहीं जा रहा है। उल्टा पूर्व मुख्यमंत्री के पास जाकर कह रहे हैं कि हम आपदा में आपके साथ हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आप कहें कहाँ राशन देना है, कहाँ किसी को चेक देना है, कहाँ किसी का घर बनाना है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश का जो वातावरण बना है, सरकार से लोकतंत्र में जो है लोगों का विश्वास उठ गया है और फिर लोग भारतीय जनता पार्टी को आज याद कर रहे हैं। सर, 6 कांग्रेस विधायक साथ में ले जाना, ऑपरेशन लोटस, आपका नाम उसमें सम्मिलित किया गया, उस बारे में आपकी क्या राय है? 6 कांग्रेस के विधायक, जैसा मैंने कहा कि 3 निर्दलीय जो तो किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन 6 कांग्रेस के विधायक, जिसमें से सुधीर शर्मा जी, जिनके पिताजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सुधीर जी स्वयं अध्यक्ष रहे हैं, लखनपाल जी 3 बार के विधायक जो सेवा दल के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे ऐसे परिवार, रवि ठाकुर जी लाहौल से, जिनकी माता जी विधायक रही है, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आ गए, उसका दोष भी मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। स्पेसिफिकली आप तक प्रोवोकिंग का इल्जाम आया। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन सुधीर शर्मा जी इतने सीनियर लीडर हैं, मंत्री रह चुके हैं, आज भी वो 4थी 5वीं बार के आज विधायक हैं। क्या वो मेरे कहने से, आपके कहने से दल छोड़ देंगे क्या? कितनी बड़ी घुटन उन 6 लोगों को उस दल में, उस पार्टी में हुई होगी, उस सरकार में हुई होगी कि उनको ये निर्णय लेना पड़ गया कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके पिताजी रहे, अनेकों बार वो स्वयं विधायक रहे, उनको कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ गया। इनके नाम मैंने जिनके जिक्र किया, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान की कांग्रेस, वर्तमान की सरकार का नेतृत्व एक तानाशाह व्यक्ति कर रहा है, जिसके कारण से ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। कहीं पर ऑपरेशन लोटस नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी में आए, कोई व्यक्ति किसी दल को छोड़कर आता है और पार्टी निर्णय करती है कि हम इनको अपने दल में शामिल करेंगे। पार्टी ने निर्णय किया, वो हमारे दल में आए, फिर से चुनाव जीतकर सुधीर जी, लखनपाल जी दोनों हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए। तो इसके लिए
मुझे जिम्मेवार ठहराना या किसी और को, मुझे लगता है कि इसके लिए जिम्मेवार कोई व्यक्ति है तो प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं। सर हम लास्ट अभी क्लोजिंग क्वेश्चन के साथ चलते हैं। आज हिमाचल के अंदर बेरोजगारी और नशा काफी हद तक फैल गया, बहुत हद तक या काफी फैल गया। आपको नहीं लगता उस चीज में हिमाचल चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी सरकार है, उस पर वर्कआउट होना चाहिए? आज के यंगस्टर, आज का हमारा दो समस्याएं हैं लोकतंत्र में, परमानेंट दो मुद्दे हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब भी लोकतंत्र में चुनाव आता है, हम चुनाव के दिनों में अपने नौजवानों को झूठे वायदे करके कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी या 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। हमारा दल सत्ता में था, हमने कहीं नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो लाखों लोगों को नौकरी देंगे। हिमाचल की वित्तीय स्थिति जिस प्रकार से है, यहां संभव नहीं है कि हम ये घोषणा कर सकें कि 1 लाख नौजवानों को 1 साल में नौकरी देंगे। लेकिन यह भी सत्य है कि हिमाचल में सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं रेशो के हिसाब से, आबादी के हिसाब से अगर आप देखें, और यहाँ बिजनेस व्यापार की कम संभावना है और नौकरी की तरफ लोग जो है वो ज्यादा भागते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है, चाहे वो अर्ध सरकारी हो, चाहे वो आउटसोर्स हो। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी पड़ेगी। हमको स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे, जैसे टूरिज्म का जिक्र आया, पर्यटन को अगर आप बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर आप जहां पर होटल बनाएंगे उसमें वेटर से लेकर उसमें कुक से लेकर रिसेप्शनिस्ट से लेकर मैनेजर से लेकर कितने लोगों की एडजस्टमेंट वहां होती है। और पर्यटन को बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर चाहे वहां पर कोई भी किसी प्रकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्थान खोला जाएगा, कुछ और होगा, तो उसमें रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। हम नौजवानों को प्रेरित करें और उनके लिए कुछ ऐसी योजना लेकर आए ताकि वो स्वरोजगार के अवसर जो हैं वो प्रदान की जाए। सरकारी नौकरियां आने वाले समय में, जैसा मैंने कहा, मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहता हूं कि कोई भी सरकार आ जाए, कल को हमारी भी सरकार फिर से आएगी, हम भी कहेंगे कि हिमाचल के लाखों जो बेरोजगारों की जो लाइन 11-12 लाख की है, हम सबको रोजगार दे देंगे, वो संभव नहीं होगा। लेकिन हम उनको स्वरोजगार के अवसर पैदा करें, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी चले, उनका घर का खर्चा चले, इसको लेकर ही किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को जो है वो योजनाएं बनानी चाहिए। दूसरी बात आपने कही नशे की। स्वाभाविक तौर पर जब व्यक्ति बेरोजगार होता है तो वो कहीं ना कहीं नशे की ओर भागता है, और छोटी उम्र में जब नशे की लत लग जाती है तो वो फिर समझो वो परिवार खत्म हो जाता है। नशे को लेकर हिमाचल प्रदेश में वैसे तो अब आज शराब को नशा नहीं मानते हैं, शराब तो स्वयं गवर्नमेंट बेचती है, रेवेन्यू उससे जनरेट करती है। लेकिन ये जो सिंथेटिक ड्रग्स का जो मामला है, जो जिसको चिट्टा कहा जाता है, ये बहुत बड़ा जहर है। और इसका सबसे बड़ा कारण मैं मान सकता हूं कि कभी भी किसी बुराई को समाप्त करने के लिए हमेशा राज उसको समाप्त नहीं कर सकता, उसके लिए समाज को आगे आना पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे कि एक परिवार का 23 साल का मेरे क्षेत्र का नौजवान चिट्टे के कारण से जिसकी मृत्यु होगी, मैं उस परिवार में गया, परिवार ने यह कबूल नहीं किया कि यह नशा लेता था। उसके 6 महीने बाद उसका छोटा भाई उस नशे से चला गया, लेकिन परिवार ने यह नहीं माना कि ये हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स लेते थे। परिवार, विशेष तौर पर महिलाएं, अपने बच्चों से ये नशे को लेकर छुपाते हैं। जब छुपाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब आप बेटे के उस नशे को लेने के जो कारण रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवार का भी रोल रहता है। हम हर बात को सरकार के ऊपर थोपेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि सख्त कानून बने। और हम तो ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ध्यान में आता है कि इतने केस जो हैं वो चिट्टे के बनाए गए, वो किसके हैं? वो तो छोटे छोटे जो ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं। असल में जो सप्लायर है, कहां से, जो बड़ा जो पेडलर है वो कहां से आ रहा है, उसकी तरफ तहत की तरफ ध्यान नहीं है। आपके पास अगर चिट्टा पकड़ा गया तो कहां से आया, दूसरे व्यक्ति से आया, उस व्यक्ति के पास कहां से आया, पंजाब से आया, पंजाब वाले के पास कहां से आया, इसकी तह तक जब तक हमारा पुलिस नहीं जाएगी, हमारा पुलिस प्रशासन काम नहीं करेगा, मुझे लगता तब तक ये उसकी जड़ तक हमको जाना पड़ेगा। जहां से सप्लाई हिमाचल प्रदेश को आ रही है उसको बंद करना पड़ेगा। हमारी सरकार के दौरान पहल हुई थी, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से उत्तराखंड, 3-4 प्रदेश जहां बॉर्डर हिमाचल प्रदेश का लगता है, उन प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी हुई थी, उसको लेकर गहन चिंतन भी हुआ था। मुझे लगता है कि वर्तमान में भी सरकारी तौर पर सरकार को चाहिए कि इस पर
जहां सप्लाई हमको हिमाचल प्रदेश में कहां से आ रही है उसको चेक करें, उसको बंद करें। और परिवारों से भी हम निवेदन करेंगे कि अपने बच्चे को जहां पर नशे में अगर वो संलिप्त होता है तो अपने परिवार को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, पड़ोसियों को बताएं कि कहीं पर भी हमारा बच्चा ऐसा पाया जाता है तो उसको आप तुरंत हमको सूचना दें। और जैसा मैंने कहा कि ऐसी बुराइयों को, ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए मात्र राज नहीं, समाज की भी जरूरत है और समाज को भी सरकारों की मदद करनी पड़ेगी। पुलिस को भी इसमें चाहिए कि सख्ती से पुलिस इस सारे मामले को निपटेगी। तो स्वाभाविक तौर पर हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, पूरी दुनिया की नजर जो है हमारी इस युवा पीढ़ी की तरफ है। और युवा पीढ़ी को समाप्त करने के लिए, किसी देश को कमजोर करने के लिए उसकी युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाई जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसको लेकर जो है मुझे लगता है कि सरकारों को चिंतन करना चाहिए। सर, अपोजिशन का कहना है कि आप एक तो आप बीजेपी के स्पोक पर्सन भी हैं, कहना है कि आप काफी आक्रामक काइंड ऑफ पर्सन हो। तो उसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है कि क्या उनका एक्चुअली मतलब क्या है कि वो आप किस वे में हो, आप बोलने वाले वे में? एक तो आपकी आवाज, नो डाउट आपकी आवाज जो वैसी भारी आवाज है, सामने वाला वैसे भी डर सकता है नेचुरल है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को, मुद्दों को आक्रामकता के साथ सदन के अंदर भी उठाता हूं और सदन के बाहर भी। लेकिन कहीं भी इन 8 वर्षों के कार्यकाल में कहीं किसी से दुर्व्यवहार किया हो, किसी का आदर ना किया हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। बेसिक नेचर किसी का होता है, मेरी आवाज ऐसी है तो उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं उस आवाज को बदल नहीं सकता। और जहां तक जोश के साथ स्वाभाविक तौर पर मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अपने जनता की वहां की जो समस्याएं रहती है, वहां के जो काम है, उनको प्रमुखता के साथ अपनी सरकार थी उसमें भी उठाता था, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी, मंत्रियों के समक्ष भी। और जब तक उसको अंजाम तक ना पहुंचा दूं तब तक मैं बैठता नहीं हूं। और जो भी लक्ष्य मैं निर्धारित करता हूं कि मुझे इस काम को करना है, फिर उसको पीछे पड़ के, चाहे वो प्रदेश सरकार से हो, चाहे वो केंद्र सरकार से हो, उसको पूरा करवाने में मैं ईमानदारी के साथ प्रयास करता हूं। और कभी भी मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया किसी अधिकारी के साथ इस 8 वर्ष के कार्यकाल में कहीं पर कोई देखें मैंने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी की हो या इस प्रकार से कोई बदतमीजी की हो। जहां अधिकारी कर्मचारियों से भी मिलकर अपने क्षेत्र के लिए काम करवाने की बात है वो भी करवाता हूं। वर्तमान में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन सरकार के माध्यम से भी अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाता हूं और आक्रामकता के साथ उठाता हूं। मुझे लगता है कि इस पे तो कोई। सर, आपका बहुत लंबा करियर रहा है राजनीति में। एज अ लेमन वोटर, अगर मैं एज अ लेमन इंडिविजुअल तो थोड़ा बहुत अपने आसपास की राजनीति, ये ऐसा राज्य है जहाँ पे एवरी 5 years शिफ्ट होता है। कभी बीजेपी है, कभी कांग्रेस है, अभी तक तो ये 2 ही चल रहा है। एज एन इंडिविजुअल, नॉट आप मतलब विधायक की जगह, अगर आप एज एन इंडिविजुअल सोचिए, आपको क्या कारण लगता है कि शिफ्टिंग क्यों है? क्योंकि अगर बीजेपी जब राज में है या सत्ता में है, वो भी अपना सारा काम करेगी तो वोटर को चांस नहीं मिलना चाहिए कहीं और जाने में। ये इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे शिफ्टिंग है हर 5 years में। आपकी इस बारे में क्या सोच है कि क्यों होता है? मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी 1990 से लगातार यही क्रम था। भारतीय जनता पार्टी, फिर 5 साल बाद कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस। लेकिन अब क्रम वहां पर भी बदला। 2007 में 17 में भाजपा जीती तो 2022 में भी भाजपा जीती। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी निश्चित तौर पर बहुत मंथन भी हुआ, विचार भी हुआ कि बहुत से प्रांत ऐसे हैं गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड था जहां भी यही प्रथा थी लेकिन उन्होंने भी कंटिन्यू किया। हिमाचल में पिछले 5 वर्ष अच्छा काम हिमाचल प्रदेश में हुआ। हमें उम्मीद थी कि हमारी पार्टी रिपीट करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। इस बार के चुनावों में भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के बागी चुनाव लड़े जिन्होंने बहुत सी सीटें प्रभावित की और 1000 से नीचे के अंतर की बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने हारी। और निश्चित तौर पर इस पर विचार मंथन पार्टी कर रही है और आने वाले समय में इस पे सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में सरकार बनेगी, उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार बने। ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की भी इच्छा है और उनका भी आग्रह प्रदेश नेतृत्व से है कि ये 5-5 वर्ष का क्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश में टूटना चाहिए। हरियाणा में हम 3री बार आ गए, उत्तराखंड में 2री बार आ गए, मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से, गुजरात में 30 वर्षों से,
असम में फिर रिपीट हो गए। तो कुल मिलाकर हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां हर 5 साल बाद जो है परिवर्तन होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन इसको लेकर पार्टी ने गहन चिंतन किया है, मंथन किया है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी आए, इसको लेकर पार्टी जो है योजनाबद्ध तरीके से काम करेगी। सर, आपकी सुंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी, सुंदरनगर का मेला काफी फेमस है, तो कभी आपने इस चीज में प्लान नहीं किया कि लाइक मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, अब सुंदरनगर के उस मेले को आप एक स्टेट लेवल या एक इंडिया लेवल में प्रमोट करने का कभी प्लान नहीं हुआ आपका? हमारा वहां पर 2 मेले सुंदरनगर में मनाए जाते हैं, एक नलवाड़ और एक देवता मेला। नलवाड़ हमारी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला था। वहां पर बैलों का क्रय विक्रय इस स्तर पर होता था कि पंजाब से लेकर अन्य प्रदेशों से भी लोग बैल खरीदने और बेचने के लिए वहां आते थे। लेकिन धीरे धीरे जमाना बदलता गया, बैल कम होते गए, ट्रैक्टर आ गए, खेतीबाड़ी आधुनिक तरीके से होने लग गई। अब वो मेला लगभग बैलों का मेला, जिसको मैं कह सकता हूँ कि लुप्त हो गया। मेला बैलों का मनाया जाता है, जिस दिन पूजन होता है नलवाड़ का, उस दिन बैलों की जोड़ी भी कहीं से ढूंढकर प्रशासन लाता है। जहां उस खड में जहां मेला होता था, नगौण खड उसको कहा जाता है, उस सारी खड में हजारों की संख्या में बैलों की जोड़ियां वहां पर होती थी। लेकिन अब आप देखते हैं तो ढूंढकर भी बैल वहां नहीं मिलते। अब वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गई, खाली सारी जमीन थी, वहां पर लोगों ने घर बना दिए, कॉलोनी आ गई, डेंटल कॉलेज बन गया, और भी बहुत से भवन वहां पर बन गए। अब धीरे धीरे वो नलवाड़ मेला तो मुझे लगता है कि लगभग बंद ही हो गया। उसके साथ देवता मेला, मंडी के हमारे 2 बड़े देवता कमरूनाग जी और महुनाग जी, दोनों देवता सुंदरनगर के सुकेत देवता मेला में आते हैं। और पिछली सरकार में उस मेले का दर्जा मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और उसको जयराम ठाकुर जी ने ही राज्य स्तरीय मेला उसको घोषित किया था। कमरूनाग जी महुनाग जी दोनों बड़े देवता हैं, और उस मेले का स्तर राज्य स्तर से नीचे हुआ, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको राज्य स्तरीय घोषित कर दिया गया। लोगों की बहुत बड़ी आस्था रहती है। महामाया मंदिर वहां पर है, जो राज परिवार के द्वारा वहां पर बनाया गया। वहां पर पालकी जो है महामाया माता की वहां से निकलती है, उसको लेकर भी लोगों में जिज्ञासा रहती है। जिस दिन मेले का समापन होता है, बाजार के लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और वर्ष भर लोग इंतजार करते हैं कि महुनाग जी आएंगे। हमारे क्षेत्र में महुनाग जी की बहुत बड़ी मान्यता है, कमरूनाग जी की भी मान्यता बहुत बड़ी है। बारिश चाहिए हो तब भी कमरूनाग जी को याद करते हैं, बारिश रोकनी हो तब भी कमरूनाग जी को याद करते हैं। तो लोग बड़े वर्ष भर इंतजार करने के बाद जब देवी देवता आते हैं तो सुंदरनगर में एक देवमय वातावरण वहां पर होता है। हमने उसमें भी प्रयास किया था कि मेले में कुछ नया हो, आधुनिक हो, देवताओं के बैठने की व्यवस्था, देवता के साथ आए वो देवड़ुओं के लिए भोजन की सारी व्यवस्थाओं की चिंता की जाए, वो करने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रकार के मेलों का आयोजन जो है वो लोग करते हैं, लोग खुशी से झूमते हुए उन मेलों का आयोजन करते हैं। ज्यादा प्रशासन इसमें अगर सरकारें ज्यादा इंटरफेयर करती है तो मुझे लगता है कि मेलों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा सुकेत का जो देवता मेला है वो बड़ा ऐतिहासिक मेला है, और हर वर्ष वो बड़ी धूमधाम के साथ हमारा सुंदरनगर के साथ साथ, क्योंकि रियासत के समय में सुकेत रियासत थी, जो रियासत करसोग तक हमारी रियासत का एरिया था। लेकिन अब तो करसोग अलग विधानसभा है, सुंदरनगर अलग विधानसभा है, नाचन अलग विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन फिर भी हर वर्ष लोग जो है उस देवता मेले को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, आस्था के साथ मनाते हैं। एमएलए विधायक रोहित जम्वाल को हम विधायक ना बोल के आपको एज एन इंडिविजुअल समझे, आपका सर इंटरेस्ट हॉबीज क्या है? कई बार दिमाग काफी टायरिंग होता है, आपका काम उस तरह का है, इतना 24 घंटे आप व्यस्त रहते हैं, तो आपकी हॉबीज इंटरेस्ट किस तरह से आप अपने आप को दोबारा से रिवैम्प करते हैं? मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मेरी रुचि हमेशा खेलों की तरफ रहती है कि कभी मौका लगे, और खेलों में मैं बास्केटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, और काफी गेम्स ऐसी हैं, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, बैडमिंटन खेल लेता हूँ, वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ, कबड्डी भी खेल लेता हूँ। और मैंने एक विधायक क्रिकेट महाकुंभ का भी आयोजन अपने क्षेत्र में किया, बहुत बड़ा इवेंट। हर पंचायत की एक क्रिकेट की टीम और नगर परिषद के 13 वार्ड हैं, एक एक वार्ड की एक टीम। ऐसी मेरी 48 पंचायतें थी, 13 नगर परिषद के वार्ड थे, 61 टीमें, वो एक विधायक 11, एक एसडीएम 11, एक प्रेस 11 और एक व्यापार मंडल की, ऐसी 65 टीम्स जो हैं
उस टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सबको स्पोर्ट्स किट दी गई और सुंदरनगर का, मंडी जिला का सबसे अच्छा जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो MLSM कॉलेज का ग्राउंड है। उसमें वो इवेंट का आयोजन लगभग 1 महीना से ज्यादा समय तक चला और मैंने स्वयं भी वहां पर क्रिकेट का मैच खेला। और अभी भी जब कभी मौका लगे तो कहीं ना कहीं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। और घर में भी अब थोड़ा सा समय तो नहीं लगता, कभी ट्रेडमिल चला ली और बच्चों के साथ, बेटा मेरा जिम जाता है उसके साथ कभी जिम भी चला जाता हूँ। और जब कभी भी कहीं ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो और मेरे को वहां से, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो चाहे वो शहरी इलाके में हो, जब भी मुझे कहीं पर नौजवान आकर या ऑर्गेनाइजर आकर कहते हैं कि इसके लिए ये मदद करनी है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना है, तो मैं उसके लिए मदद करता हूँ। और मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सी पंचायतों में भी जिम की स्थापना की, वहां पर जिम खोले ताकि नौजवान नशे से दूर रहें और जिम में सवेरे जाएं, एक्सरसाइज करें। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल हो उसका, युवक मंडल हैं उनकी एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स किट देना, वहां पर युवक मंडल के भवन बनाना, ऐसी भी बहुत सी एक्टिविटीज की है। तो लेकिन समय के अभाव के चलते मन तो बहुत करता है कि कभी दिल करता है कि हम क्रिकेट खेलें, कुछ और गेम खेलें, बास्केटबॉल खेलें। बास्केटबॉल का भी टूर्नामेंट में वहां पर ऑर्गेनाइज करवाता था एक अपने सुंदरनगर क्षेत्र में। और लेकिन खाली समय जब मिलता है तो उसमें यही इच्छा रहती है कि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करूं। और फिल्म देखने का भी शौकीन हूँ, बीच बीच में कभी सुंदरनगर के सिनेमा हॉल में परिवार के साथ पिक्चर देखने भी कभी चले जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक राजनेता भी एक इंसान होता है, इमोशंस उनके भी होते हैं, बट क्या आपको ये लगता है कि राजनीति में आने के बाद लोग उनको वो एक इंसान कम समझने के बजाय उनके काम के हिसाब से उनको जज करना शुरू कर देते हैं, या उनको कमेंट करना शुरू करते हैं, या उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, और वो इंसान की उस फीलिंग, उस इमोशंस को समझना छोड़ देते हैं लोग? 1.25 लाख के लगभग लोगों का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। और जब लोग ऐसी जिम्मेवारी के साथ हमको चुनकर भेजते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत सी चीजें लिखते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे फंक्शन में जा रहे हैं, हर बात पर पब्लिक की नजर रहती है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि हम भी इंसान हैं। अगर मेरे को लगा कि मैं परिवार को थोड़ा सा समय दूं, उनके साथ बैठकर कभी कोई ऐसी कोई देशभक्ति की कोई फिल्म आई है, उस फिल्म को देखने चला गया, कुछ हो गया तो उस पर भी कोई कमेंट करे। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत लाइफ भी रहती है। लेकिन जब हमने फैसला कर लिया कि हम इस फील्ड को हमने चुन लिया और लोगों ने विश्वास के साथ हमको चुनकर भेजा है, तो उनकी आशा और आकांक्षाओं के ऊपर भी खरा उतरना जो है वो हमारा दायित्व बनता है। हमको अपने हितों को पीछे रखकर लोगों के लिए काम करना पड़ता है। कई बार तो जान का रिस्क लेकर भी हमें आगे बढ़कर काम करना पड़ता है। आपदाएं आती है जहां प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते, लोग नहीं जा पाते, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारा विधायक वहां पर पहुंचे। हमने भी देखा सिराज में आपदा आई, बंजार में आई, हमारी नाचन में आई, धर्मपुर में आई, करसोग में आई, चंबा में भी कुछ जगह हुआ। तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अपनी जान की परवाह किए बिना वो भी लोगों के बीच में खूब अपने क्षेत्र में घूमते रहे, क्योंकि 6 बार चुनकर उसी क्षेत्र के लोगों ने चुनकर उनको भेजा। आज मैं सुरेंद्र शौरी जी को सुन रहा था, बंजार के हमारे सम्मानीय विधायक हैं, उन्होंने जिक्र किया कि ऐसी स्थिति होगी कि वहां पर पैदल चलने का रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी जान जोखिम में डालकर मैं अपने लोगों के पास पहुंचा कि ऐसी संकट की घड़ी में लोगों को लगना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि जिस विश्वास के साथ हमने चुनकर भेजा है वो हमारे साथ खड़ा है। और स्वाभाविक तौर पर जब आप प्रतिनिधि नहीं है तो आप जो मर्जी खाओ, जहां मर्जी पहनो, जिस मर्जी अपनी सुविधा के अनुसार जाओ। आपको लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत आई, लोगों को मैं जाना है तो जाऊं, ना नहीं जाना है तो ना जाए। लेकिन जब आप चुनकर लोगों ने आपको भेजा है, जिम्मेवारी के साथ लोगों ने आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, तो मुझे लगता है कि जनता की आशा और आकांक्षाओं के ऊपर हमको खरा उतरना पड़ेगा। सर आपकी लाइफ में कभी ऐसे 8 सालों के बीच में ऐसा कोई पल आया है जब आपको लगा कि नहीं यार, मैं अब राजनीति छोड़ के वापस अपने परिवार के साथ जिंदगी जीता हूँ? कभी फेड अप हो गए हो, आप टायर्ड हो गए हो, कुछ ऐसा पल कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं सुख से अपने घर पे अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ?
आपको तय करना पड़ता है कि आपको कितना समय परिवार को देना है, कितना काम के लिए देना है और कितना समय आप टूरिंग करेंगे। जब आप निश्चित तौर पर इन सारी बातों को एडजस्ट करके चलते हैं तो मुझे लगता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। परिवार का जब समय होता है तो परिवार को देना। मेरे परिवार में अप्रिय घटना हो गई, मेरे पिताजी छोड़कर चले गए। उस परिस्थिति में मैं अपने परिवार के साथ पूरी तरह से, जब पिताजी बीमार भी पीछे हुए तो उनके साथ भी वहां पर मेरा वो दायित्व भी बेटे के नाते, एक विधायक के नाते भी मेरा दायित्व है, लेकिन एक बेटे का भी मेरा फर्ज है। तो उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, वो भी मेरा दायित्व है। तो मुझे लगता है अगर हम अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से समझेंगे, पिता का दायित्व, भाई का दायित्व, पति का दायित्व, बेटे का दायित्व और जनसेवक का दायित्व, तो हमको सभी भूमिकाओं में रहने के लिए समय का विभाजन करना पड़ता है। और समय का विभाजन अगर ठीक प्रकार से करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता कि ऐसी दिक्कत 8 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे मन में ऐसा आया हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने क्षेत्र की प्राथमिकता जो होती है उस प्राथमिकता के आधार पर वहां समय देता हूँ। जब जो परिवार के लिए प्राथमिकता है वो परिवार के लिए देता हूँ, जो दोस्तों के लिए है वो दोस्तों के लिए भी देता हूँ। लेकिन ये बात सत्य है, अब बाकी सारी बातों को छोड़कर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरे को जनप्रतिनिधि के नाते जो है सबसे बड़ा दायित्व तो मेरे पास है, उसको मुझे खरा उतरना पड़ेगा। सर, आपको ये लगता है कि पावर चेंज करती है कुछ इंडिविजुअल में? सत्ता का बोलते हैं, सत्ता का नशा सबसे बड़ा होता है, तो ये सच है क्या? कुछ लोगों के ऊपर सत्ता के नशे का असर होता है, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए, जिसने सारे उतार चढ़ाव देखे हो, सत्ता भी देखी हो, बुरा समय भी देखा हो, अच्छा समय भी देखा हो, और लक्ष्य क्या है उस व्यक्ति का, उसके मुताबिक भी सारी चीजें डिपेंड करती है। हमने बहुत से राजनेता बड़ी बड़ी पदों पर देखे, लेकिन उनमें 1% भी सत्ता का नशा जो उनके दिमाग पर नहीं आता। ऐसे भी बहुत से देखे, और ऐसे भी बहुत से देखे कि जिनके परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में है तो परिवार के दिमाग पर सत्ता चढ़ जाती है। लेकिन अनेकों ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर आम जनमानस का अपने नेता के साथ, अपने जनप्रतिनिधि के साथ संवाद रहता है। हमको हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति फोन करके हमको संपर्क करता है, हमसे मिलता है। हमको रात को 12 बजे भी मिलने आता है, सुबह 6 बजे भी आ जाता है, दिन में 1 बजे भी आ जाएगा। तो हिमाचल को आप बाकी राज्यों से अगर कंपेयर करेंगे तो हिमाचल बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोगों के साथ बहुत अच्छे संवाद के साथ उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो। अधिकतर समय हम देखते हैं अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्रिय घटना होती है, किसी परिवार में डेथ हो जाती है, वहां शोक प्रकट करने जाना, शादियां आती हैं तो शादियों में लोगों को बधाई शगुन देने के लिए जाना। इस काम में भी हमारे सभी प्रतिनिधि जो है वो चाहे किसी भी दल के हो, सब लोग जो है काम करते हैं। और मैंने तो ऐसे ऐसे प्रांत भी हैं जहां तक लोग हमको कहते हैं कि हमारा विधायक से मिलना ही नहीं हो पाता है, हम तो विधायक के पीए से नहीं मिल पाते हैं। लेकिन हिमाचल में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। हमें तो सीधा फोन हमारे किसी सहायक को, पीए को, पीएसओ को फोन ना करते, वो सीधा हमको फोन करते हैं। कहीं पर पानी नहीं आता है तो विधायक को फोन आता है, बिजली चली जाती है तो विधायक को फोन आता है, गंदगी पड़ गई तो विधायक को फोन आता है, आग लग गई तो विधायक को फोन आता है। तो हिमाचल की परिस्थितियां जो है बड़ी अच्छी हैं, और अच्छा भी लगता है कि लोकतंत्र में ऐसी परंपरा हिमाचल प्रदेश में है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है अपने लोगों के प्रति जवाबदेही उनकी रहती है। सर, लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी सुंदरनगर कंस्टिट्यूएंसी के लिए कुछ मैसेजेस या कुछ ये देना चाहते हैं? मुझे सुंदरनगर की जनता ने दूसरी बार चुनकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, और मैं लगातार प्रयास करता हूं कि अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करूं। और मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही कहूंगा कि उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। मेरे क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मैं उस ताकत को अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लगाता हूं। और पिछले लगभग 7.5 वर्षों में मैंने यही किया है, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इसी प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूं। धन्यवाद सर, थैंक यू।